नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बाजार ने इस हफ्ते तेजी के साथ बंद होने का कमाल किया है। एक उम्मीद जो बाजार ने पैदा की है और ये टिकी है एफआईआईज और एफपीआईज को रिफॉर्म्स की उम्मीद की वजह से। वहीं बाजार को ये भी लग रहा है कि आरबीआई रेट घटा सकता है। इसके साथ ही सरकार को आरबीआई ने एक बड़ा डिविडेंड भी दे दिया है, हालांकि बाजार बंद होने के बाद आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जियोपॉलिटिक्स में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान में डील की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी यूरोप के दौरे से लौटकर रिफॉर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन में आ चुके हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां से उम्मीदें बंधी हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां तो कम नहीं हैं। तो आज का आवाज़ अड्डा हम इसी पर फोकस करेंगे कि ये हफ्ता कैसा था और अब इस हफ्ते ने क्या आने वाले कई अच्छे हफ्तों की नींव रख दी है। ये बातचीत होगी और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडस्ट्री और मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय और जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, तमाम अनिश्चितताएं तो बाजार में बनी हुई हैं, ऐसा तो कमी ही नहीं है। इतनी अनसर्टेनिटी एक साथ तो पहले कभी हमने देखी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये वाला हफ्ता एक पॉजिटिव नोट पे बंद होता है। क्या माने एक रिलीफ रैली है और यहाँ से आगे हम एक अपवर्ड्स मूवमेंट बाजार में देखेंगे या फिर एक एक्सेप्शनल हफ्ता हो सकता है? कारण इस हफ्ते का ये है कि वॉर की स्थिति में ज्यादा और गंभीरता नहीं आई, क्योंकि दोनों तरफ से एक कोशिश जारी रही कि सॉल्व करे। उन्होंने प्रपोज किया, ट्रम्प ने मना किया, वो बात अलग है। एटलीस्ट बातचीत जारी है, वॉर एस्केलेशन की ओर नहीं जा रही है। वो नंबर वन। नंबर टू, कुछ आईआरजीसी के सपोर्ट से कुछ 10, 20, 32 टैंकर्स हॉर्मुज स्ट्रेट से निकले हैं, ऑलबीट विद पेमेंट टू ईरान। तो थोड़ा बहुत वो एक पॉजिटिव सिग्नल आप मान सकते हैं। तीसरी बात है कि डीआईआईस जो कि अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे थे अपना पैसा डिप्लॉय करने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए बीच में मिड ऑफ अप्रैल यहाँ पर उन्होंने बहुत सावधानी से कैश को बिल्डअप किया। अभी देख रहे हैं कि वो अपना इनफ्लोस को मार्केट के अंदर बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही अप्रैल के आंकड़े आए, वो दिखाया कि आपको एसआईपी बुक भी स्ट्रॉन्ग एंड कंसोलिडेटेड थी और ओवरऑल फ्लोज भी करीबन 3-5% पिछले महीने के माफिक 40,000 करोड़ के लेवल पे थी। तो डीआईएस की जो खरीदारी है, और उसके ऊपर जो बात है कि जिस दिन एफआईएस ज्यादा बेचते हैं उस दिन डीआईएस ज्यादा खरीदते हैं, जिस दिन एफआईएस कम बेचते हैं उस दिन डीआईएस भी अपना बाइंग कम करा रहे हैं। यानी डीआईएस क्लियरली ढूंढ रहे हैं कि अच्छे स्टॉक एफआई कोई बेच रहा है, क्योंकि उनके कारण अलग होते हैं, तो उनको खरीदा जाए। और फाइनली मैं कहूंगा कि इस अर्निंग सीजन उम्मीद से बेहतर निकली। भले ही वो अपना रॉ मटेरियल इंपैक्ट जितना मार्केट ने इंपैक्ट एंटिसिपेट किया था उससे कम आया, क्योंकि फरवरी वाले जो स्टॉक्स थे रॉ मटेरियल के उसको इस्तेमाल किया गया। तो इस क्वार्टर के अर्निंग्स लार्ज कैप के 10 से 12% मैंने देखा, मगर मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप 30 से 40% उनकी अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। तो ये एक अच्छी चीज है। यस, Q1 के लिए शायद फुल वॉर इंपैक्ट दिखेगा, मार्केट सोचने लगी कि उसको शायद महीने 1.5 महीने के बाद। बट अब के लिए संकेत अच्छे हैं, लिक्विडिटी अच्छी है और माहौल और खराब नहीं हो रहा है। ऑयल 110 से 105 उसी लेवल पे रेंज ट्रेडिंग में जा रहा है। एफआईएस अभी भी बेच रहे हैं, नहीं तो मार्केट और भी बढ़ सकता था, मगर डीआईएस की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। डीआईएस माने इन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करो, मैं रिटेल, एचएनआई और डीआईआईस तीनों ने मिलाकर मार्केट को सपोर्ट दिया। इसलिए मेरा मानना है कि ब्रॉडर मार्केट में एक्चुअली इवन बेटर परफॉर्मेंस देन द लार्जर कैप स्पेस में है, राइट। बट इसको याद रखिए कि इस हफ्ते उतना आसान नहीं था। रुपए भयंकर एक डिप्रिसिएशन जोन में आई गई थी, फिर लास्ट 2 डेज में आरबीआई ने थोड़ा कंट्रोल करके उसको वापस खींच लिया, मगर मिडिल ऑफ द वीक में वो डर भी था, याद रखिए, उसको भी मार्केट ने पार कर दिया। तो मैं दाग दूंगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो बेस है उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है इस चीज के ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। सो लिक्विडिटी प्लस कॉन्फिडेंस के ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जियोपॉलिटिक्स के कारण उसके आगे आगे इंडिया बढ़ सकती है करके एक रिटेल और एचएनआई और डीआईएस में एक कॉन्फिडेंस है, वही मैं कहूंगा। इसके अलावा इसके आंकड़े देखकर ये देखकर बताने वाली बात नहीं है ये। ओके, नहीं नहीं, अच्छी बात है।
तो सुदीप साहब, बहुत सारी जगह मैंने ये कमेंट्री भी सुनी कि हम बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थे, तो ये बाइंग आनी ही आनी थी। और अभी सर भी कह रहे हैं डीआईएस भी खरीद रहे हैं, एचएनआईस भी खरीद रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन भी है। तो जो दर्शक हमें सुन रहे हैं इस वक्त, क्या वो भी खरीद सकते हैं? मतलब क्या वो बॉटम आ गई या वो लेवल्स आ गए जहां पर आप डेफिनेटली एक वैल्यू बाइंग करेंगे, कुछ भी नहीं खरीद लेंगे, लेकिन अब वो वक्त आ गया? देखिए विपिन जी, वैल्यू बाइंग की सजेशन तो हमेशा रहती है, पर वो अलग चीज है। और अगर आप पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली कि बॉटम आ गया मार्केट का, ये बताना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो मैं अभी भी बेट लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। ग्लोबली और इंडिया में भी वोलेटिलिटी के बहुत सारे कारण हैं। पहली बात, जैसे सुनील साहब कह रहे थे, ये स्थिति क्लियर है कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल इशू, पर्टिकुलरली ईरान वाला मामला रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक ऑयल प्राइसेस ऊपर रहेंगे। और ऑयल प्राइसेस एक लेवल के ऊपर रहना इंडिया के लिए सही नहीं है। करेंसी में भी हम लोगों ने जबरदस्त प्रेशर देखा है। और इंडियन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति, वो बिगड़ रहा है अगर ऑयल 100 के ऊपर रह रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वही स्थिति हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये जियोपॉलिटिकल डिस्कशन तो चलता रहेगा। एक डोमेस्टिक फैक्टर पे भी हम लोग को फोकस करना चाहिए। सारे जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्टर्स है, आईएमडी, स्काईमेट, किसी की भी बात करें तो सबको ही कह रहे हैं कि इस साल जो एक्सपेक्टेशन है, जो नॉर्मल है, उससे कम रेनफॉल होगा। और मॉनसून का डेफिसिट अगेन इंडिया की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। और उसका भी नेगेटिव असर कंजम्पशन डिमांड पे, ओवरऑल डिमांड पे देखने को मिलता है, जो कि अगेन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो ये माहौल ये है। हाँ, मार्केट बिल्कुल ओवरसोल्ड दिख रहा है बहुत सारे जगह पे। और जब भी ऐसा सेलिंग, जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलता है, तो नेचुरली थोड़ा ओवर सेलिंग आ जाता है। तो कभी भी रिकवरी आए तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, जो कि मार्केट को, अगर मार्केट को 50 पॉइंट ऊपर जाना था तो शायद 100 पॉइंट ऊपर जाके रुकता है। ये तो एक कॉमन अरिथमेटिकल स्थिति है। उसको अगर अलग रखें तो लॉन्ग टर्म निवेशक करे क्या? मुझे तो ये लगता है, और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूं कि देखिए, अगर आपको एक अच्छा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है और आपको ये स्टॉक खरीदना है, वैल्यूएशन के कारण आप खरीद नहीं पाए थे, तो मुझे तो लगता है आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए। एक साथ मत खरीदिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है बॉटम कहाँ है, जैसे किसी को मालूम नहीं होता है पीक कहाँ है। पर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, और वो मुझे लगता है करना भी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेस्ट एशिया वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और मार्केट भी ऊपर जाएगा। और मॉनसून के रिलेटेड जो चैलेंजेस है, वो भी इकोनॉमी तगड़ा है, कुछ ना कुछ आगे पीछे करके उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर अच्छा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है, थोड़ा थोड़ा करके जरूर एक्यूमुलेट करें। जी, तो अच्छे स्टॉक अगर आइडेंटिफाई किए हैं तो ज़रूर थोड़े-थोड़े करके खरीद लीजिए। हालाँकि सुदीप जी ने कहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बॉटम आ गया है, कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, बाइंग हो रही है और इफ यू फाइंड एनीथिंग गुड तो आप ज़रूर वहाँ से थोड़ा-थोड़ा जमा करना शुरू कर सकते हैं। संजय जी, इस हफ्ते की बात करूँ तो सेंसेक्स निफ्टी के कंपैरिज़न में हमने देखा कि बैंकिंग इंडेक्स हो गया, मिड कैप इंडेक्स हो गया, ये इन्होंने ज़्यादा मजबूती दिखाई। तो मैं आज का ही कमेंट्री सुन रहा था तो एक रिस्क ऑन मोड में लौट आया बाजार, मुझे लेकिन समझ नहीं आया कैसे डिफाइन करेंगे इसे? तो ऐसा है कि ये जो असेसमेंट है, उसको अगर आप क्वांटिफाइबल नंबर्स में देखेंगे, तो एफआईआईज की नंबर जो है वो बहुत बड़ी नेगेटिव है, और उसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक का नंबर बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो हमारे ख्याल से यहीं पर आपके सवाल का जवाब है कि भले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जिनका ज्यादातर रुझान हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स में रहा है, और मार्केट का अगर आप वेटेज देखें तो करीब 35% से ऊपर का वेट फाइनेंशियल सेक्टर में रहा है। अगर उनका रुझान नेगेटिव है, तो ये लार्ज कैप इंडेक्स भले प्रदर्शन ना दिया हो, लेकिन जहां लोकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है, वहां पर अगर आप देखें तो वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है। शायद वो इस बात को जताता है। विपिन जी, आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका हम लोगों को जवाब खोजना चाहिए हम्म। कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें,
तो जो भी फैक्टर्स देखेंगे ना, तो उसमें लगता है कि अंधकार छाया हुआ है। क्रूड $100 के ऊपर है, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट 97 को टच कर गया। आईएमडी का प्रेडिक्शन अगर देखें तो 8% डेफिशिएंट मॉनसून की फोरकास्ट है। एफआईआई के नंबर्स वो नेगेटिव हैं। मिडिल ईस्ट से सप्लाईज सुधरेंगे वो भी दिख नहीं रहा। और प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह पूरे देशवासियों को कहा है कि वो साल भर तक अपनी कमर कसें, तेल पे खर्च कम करें, सोना न खरीदें, विदेश यात्रा न करें। तो इतने सारे नेगेटिव अगर फैक्टर्स हैं, तो हमारा निफ्टी 23,000 और 500 के ऊपर क्यों है? आई थिंक वो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने सामने देखना चाहिए और उसकी जवाब खोजने की कोशिश करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो 2-3 चीजें हैं जो आज के बाजार में हो रहा है। एक तो ये कि जैसा हमने सुना सुनील को भी कहते हुए, जो चौथी तिमाही के रिजल्ट आए, अगर आप एग्रीगेट बेसिस पर देखेंगे, तो एग्रीगेट बेसिस पे ये नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, जितना हमें उम्मीद नहीं थी। करीब-करीब 18-19% का पैट ग्रोथ है, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाल दें तो। तो इतनी अच्छी पैट ग्रोथ चौथी तिमाही में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ अगर आप कमेंट्री भी सुनेंगे कॉर्पोरेट्स की, तो कॉर्पोरेट्स भले ही इस बात से हमें आगाह कर रहे हैं कि उनके मार्जिन पर प्रेशर आएगा, डिमांड को लेकर उन पे तो अनसर्टेनिटी है, लेकिन मायूसी वाली कमेंट्री वो कॉर्पोरेट से नहीं आ रही है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, पिछला साल जो गुजरा, उसमें आईपीओ का मार्केट बहुत गर्म था। तो बहुत सारा पैसा जो है वो मार्केट से आईपीओज उठाकर ले गए। पिछले कुछ महीनों में ये मार्केट बिल्कुल आईपीओ का बाजार जो है वो ठंडा पड़ गया है। यानी कि एक मेजर सेगमेंट जो बाजार से लिक्विडिटी लेके जा रहा था, अब वो बाजार में नहीं है। तो वो जो लिक्विडिटी है, वो कहाँ जाएगी? वो तो फिर सेकेंडरी मार्केट में आएगी और शायद सेकेंडरी मार्केट में लोकल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा रहता है। तो वो शायद एक्सप्लेन कर रहा है कि हम पिछले सप्ताह ही नहीं, अगर आप ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखेंगे, तो भी आप पाएँगे कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन जो है, वो लार्ज कैप इंडेक्स से ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण तो मैं नहीं कहूँगा, एक उम्मीद जो बाज़ार में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेकर बैठा है, वही ये रिस्क ऑन एनवायरनमेंट को भारत में बरकरार रखा है और उसका रिफ्लेक्शन कई जगह दिख रहा है। जैसे एसआईपी के फ्लोज़ वो कम नहीं हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड के नंबर्स अगर आप देखें तो जिस महीने इंडेक्स गिरता है, उस महीने जो नेट फ्लोज़ है टू इक्विटी फंड्स वो ऊपर चला जाता है। जैसे पिछले महीना 40,000 करोड़ चला गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जी, उसने भारत के बाज़ार से उम्मीद नहीं छोड़ी। राइट। खूबसूरत व्याख्या थी सर, ये आपने बड़े अच्छे से मेरे सवाल के जवाब को दिया, बहुत डिटेल में जाके। नव गौरांग सर भी आ गए हैं। गौरांग सर आ ही रहे थे कार्यक्रम में, उससे पहले बड़ा ऐलान आया आरबीआई की तरफ से बड़े डिविडेंड का, जो कि एंटिसिपेटेड था, लेकिन वो बाजार को खुश करने वाली खबर तो थी ही। आगे अगले हफ्ते भी शायद उसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक राहत है, इसका असर बॉन्ड यील्ड, फिस्कल डेफिसिट, लिक्विडिटी, इन सब पे तो इनफैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन बाजार के कितना काम आएगा, और जो पूरी चर्चा में अब तक तीनों मेहमानों से गुजरते हुए आए और एक एंटिसिपेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हफ्ता जो अच्छा गया, क्या ये कई अगले अच्छे हफ्तों की नींव डाल गया है? बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा चाहूंगा, विलंब से मैं जुड़ रहा हूं आप लोगों के साथ कार्यक्रम में, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। सुनील जी को, संजय भाई को और सुदीप भाई को सादर प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम, और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, मैं सुन रहा था अभी, संजय भाई को भी सुन रहा था और कुछ टिप्पणियां मैंने सुदीप भाई की भी सुनी। सकारात्मक नजरिया लग रहा है बाजार को लेकर के, ये एक व्याख्या मैं बता सकता हूं आपको, और ये क्यों। देखिए, बहुत सारी नकारात्मक चीजें, मुझे नहीं पता इसके पहले चर्चा हुई है, बल्कि मैंने सुना विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली। तो जो आंकड़ा मैंने पढ़ा है वो करीबन 2 लाख करोड़ के ऊपर की बिकवाली जनवरी से लेकर के अब तक हमारे जो मित्र है
विदेशी संस्थागत निवेशक उन्होंने की है। इसके पहले पिछले साल 2025 में भी की और शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2024 से लेकर के। तो उस इस पूरे समय में विपिन जी अगर आप देखने जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई और अगर ये इसी स्तर की बिकवाली भारत को छोड़ करके अगर किसी और उभरते हुए बाजार में होती तो मेरे ख्याल से वो बाजार करीबन 50-60% नीचे होता। हमारे यहाँ पर अभी जैसे सुनील जी भी बता रहे थे, संजय जी भी बता रहे थे कि विदेश जहाँ विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की है, स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है और इसका बहुत बड़ा योगदान जो है वो छोटे निवेशकों की तरफ से आया है। इतनी बातें सुन ली हमने, इतनी नकारात्मक और मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तो उत्साहित हो गया हूँ विपिन जी के इतनी नकारात्मक बात है ना तो सकारात्मक आने को सही समय नहीं लगेगा। तो मैं ये देखता हूँ कि प्याला आधा भरा हुआ है। मैं ये नहीं देखता कि प्याला आधा खाली है। और अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो सकारात्मक नजरिया रखना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप नकारात्मक परिस्थिति में जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकेंगे, चाहे बाजार में बिकवाली करने का या खरीदारी करने का, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये बातें हैं मौसम को लेकर के, बारिश की किल्लत को लेकर के और ये जो महंगाई दर ऊपर जा रही है उसको लेकर के थोड़ी चिंता है। टिप्पणियां अभी तक नकारात्मक इस नए वित्तीय वर्ष को एक नतीजे जो आएंगे पहली और दूसरी तिमाही के, तो अभी तक तो कोई ऐसी नकारात्मक बातें नहीं सुनी है, लेकिन इस परिस्थिति में परिवर्तन होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इस युद्ध को लेकर के आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में या शायद महीने भर में किसी भी प्रकार का एक प्रस्ताव पारित हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, मोहर लग जाते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उत्साह आएगा। लेकिन विपिन जी एक चीज समझना और जरूरी और अनिवार्य है कि अगर युद्ध विराम होता भी है तो सामान्य परिस्थिति तुरंत नहीं होगी 24 घंटे में या 48 घंटे में, क्योंकि जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, हताशाई हुई है, उसको दुरुस्त करने के लिए और समय लगेगा। कुछ देशों ने तो ये बताया कि 3 साल से 5 साल लग सकता है। तो परिस्थिति थोड़ी कमजोर है। शायद हो सकता है कि इस साल के आधे हिस्से में हमें थोड़ी सकारात्मक बातें सुनने मिले 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक। लेकिन थोड़ी और हमें श्रम जो है, थोड़ा धैर्य जो है वो बना करके रखना पड़ेगा और शायद थोड़ा बहुत नीचे के तरफ के दायरे के लिए भी तैयार रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो 2 पक्ष है अमेरिका और ईरान, दोनों के उन किसी के ऊपर विश्वास नहीं है इनको, ना अमेरिका को ईरान के ऊपर विश्वास है, ना ईरान को अमेरिका के ऊपर। तो जब तक दस्तावेज सामने नहीं आ जाता है, किसी भी प्रकार का अनुमान लगाना मेरे ख्याल से जोखिम से कम नहीं होगा। तो गौरांग साहब ने कहा कि थोड़े और निचले दायरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अभी हम उस बॉटम की बात कर रहे थे, तो उनके लिहाज से वो बॉटम अभी नहीं है, थोड़ा और भी नीचे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो जो 2 देश हैं वो आपस में किस तरीके से, क्योंकि बड़ा मुश्किल है दोनों को समझना। एक तरफ दोस्ती की भी बात होती है, दूसरी तरफ वो धमकी भरा अंदाज लगातार चलता है, वो पोस्चरिंग लगातार चलती है। बट एग्जैक्टली कब वो अनाउंसमेंट आएगी जिसको सब सुनना चाहते हैं, शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। पर एक बड़ी खूबसूरत बात तो गौरांग साहब ने कही कि अगर आप बाजार में हैं तो आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा, आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, तभी आप बाजार को पकड़ पाएंगे। नहीं तो नेगेटिव अगर आप गए तो फिर हाँ, सवालों में आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन सोच आपको सकारात्मक रखनी होगी। एंड दिस इज गुड। सुनील सर, बैंक निफ्टी की बात करूं तो उसमें फिर एक तेजी दिख रही है, एक अच्छा मूव दिख रहा है। अब कुछ लोग आज दिन में सवाल पूछ रहे थे यूट्यूब पे कि क्या पीएसयू बैंक ज्यादा आकर्षक है या प्राइवेट बैंक की तरफ जाना चाहिए और हमें लगता है खरीदना चाहिए। तो वो लोगों का रुझान फिर से उस तरफ चला गया। बैंक सेक्टर वैसे अच्छा कर ही रहा था, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अब फिर उसने रफ्तार पकड़ी है, तो सवाल भी आने लग गए हैं। तो ये बात ऐसी है कि देखिए, आज के दिन में अभी भी एक आरबीआई रेट हाइक करेगी, ये सोच मन में नहीं आई है कि जो भी चीज करेंगे, क्योंकि आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया कि हम करेंसी को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे करके अनऑफिशियल सोर्सेस से आया। और सेकंड बात है कि रेट हाइक क्यों आउट ऑफ द कंसिडरेशन में है, वो इसका कारण ये है कि ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, जो ऑयल के जरिए, करेंसी के जरिए और एल नीनो के जरिए जो सप्लाई साइड में हो रहा है, उससे रेट हाइक करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे साइड में डिमांड साइड का पुल से इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है।
तो इसलिए आरबीआई ऑल्सो ऑलवेज एक गवर्नमेंट को पॉजिटिव सपोर्ट देने की अभी तक की उन्होंने दिखाया है कि फ्रंट लोडिंग द रेट कट या लिक्विडिटी की स्टेप्स जो भी है एक सपोर्टिव चीज है। और अगर रेट हाइक करेंगे तो जो ग्रोथ आ रही है एज इट इज ऑयल के प्रॉब्लम के कारण ग्रोथ में थोड़ी दबाव की बात सब इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, मगर और भी दबाव बढ़ जाएगा अगर ये रेट हाइक भी जोड़ देंगे तो मार्केट में एक फीलिंग है कि आरबीआई करेंसी के लिए स्टैंड अलोन इंटरवेंशन चाहिए, स्पॉट में जाके बाइंग करो या बाय सेल स्वैप से फॉरवर्ड को रेट को कंट्रोल करो। करेंसी मैनेजमेंट को अलग मैनेज कर रही है, इंटरेस्ट रेट को लेकर करेंसी को मैनेज नहीं करेगी और सिचुएशन भी एक रेट हाइक के लिए नेगेटिव सोच होगी तो शायद नहीं होगा। ये सोच है जो एक रैली के लिए मेरे मन में लग रहा है, क्योंकि उसके अलावा देखे उसके पहले रैली के पहले जो गिरावट थी वो इसी डोमेस्टिक में जीसेक की रेट 7.12 गई तो ट्रेजरी होल्डिंग्स का मार्क टू मार्केट से नुकसान होगा, ऐसी बातों भी चल रही थी और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो दबाव है। मगर क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली बोरोअर्स को वो फेस करना पड़ेगा। अब मैंने आरबीआई के रेट हाइक की बात की, बट आरबीआई रेट हाइक करे या ना करे, इकोनॉमी में रेट हाइक हो रहा है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ 16-17% पे बढ़ रही है और डिपॉजिट ग्रोथ 10-12% पे बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर बोरोस के ऊपर है और दे आर विलिंग टू पे, क्योंकि एक रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण वर्किंग कैपिटल लोन्स और दूसरा पर्सनल लोन्स में भी 16-17% का मैं ग्रोथ देख रहा हूं। तो मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि बैंकिंग में क्या होता है कि ऑलवेज 35% ऑफ इंडेक्स है वो, तो एफआईएस की जो रुझान होती है इंडिया के ऊपर वो इंपैक्ट करता है, क्योंकि पैसिव फ्लोज आके 35% हर रुपए में 35 पैसा तो बैंकिंग से निकलता है अगर पैसिव फंड्स पैसा निकालते हैं तो ये स्थिति में यहां पर एक आरबीआई की ओर से एक पॉजिटिव रेट कट सॉरी रेट हाइक नहीं होगा करके आएगी वो ये पॉजिटिव है। अब आपने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात पूछी तो देखिए शॉर्ट टर्म में कंज्यूमर की डिमांड में कमी नहीं है, रूरल डिमांड की भी रिकवरी हो रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऑटो सेल्स अच्छे हैं, तो ईएमआई बेस्ड बोरोइंग्स भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो शॉर्ट टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस में उनका मार्केट शेयर एनबीएफसीज और बैंक्स का ज्यादा है, मगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कैपिटल गुड्स साइकिल को फाइनेंस करने की क्षमता है जिसको वक्त लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, मगर लॉन्गर टर्म में वो जरूर आके एक आपको उनके लिए स्मॉल एमएसएमई एसएमई लेंडिंग में उनका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है और उनका कासा का बैलेंस भी ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ये उनके लिए एक मजबूत स्थिति दिलवाती है। तो मेरा मानना है तो आपको स्प्लिट करना है तो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अप्रोच से लेकर कीजिए। आप ज्यादातर लॉन्ग टर्म निवेश करें तो ज्यादा पीएसयू बैंक्स को उठा लीजिए और बहुत शॉर्ट टर्म आउटलुक है तो बैंकिंग से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शॉर्ट टर्म में आपको एक सेफ्टी फैक्टर भी होगी और एक उनके पास वेल कैपिटलाइज लार्ज है तो वॉलिटिलिटी भी कम रहेगी। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, बट बैंकिंग एक कोर है। मैं कहता हूं कि सकारात्मक व्यू हो या नकारात्मक व्यू हो, बैंकिंग का पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में रहना ही है ऑलवेज। भले ही निफ्टी में 35%, निफ्टी 500 में 25% उसका शेयर हो, आपको तो उस हिसाब से रखना ही है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर को, वो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी में मानता हूँ। अच्छा, ये चूंकि बैंकिंग पे बात कर रहे, मैं एक रियल एस्टेट का शो कर रहा था सर अभी, सुदीप जी आपके पास आ रहे हैं सवाल लेके, और उस शो निकल कर आया एक थीम के ऊपर कि इन दिनों सोशल मीडिया पे लोग बहुत बातचीत करते हैं, अब तो ओपन फोरम में अपने सवाल डाल देते हैं, चाहे एक्स पे चाहे रेडिट पे, और फिर उस पर बड़ी बहस छिड़ जाती है, इनफैक्ट वो चर्चाएं वायरल हो जाती है। तो बेंगलुरु से एक चर्चा निकली, आईटी सेक्टर का ही सवाल है इसलिए वहां से लेके आ रहा हूँ, साथ में बैंकिंग भी जुड़ जाएगा इसमें। तो कंसर्न था लोगों के मन में, या एक ने उठाया तो फिर सबके मन के तार उसी दिशा में हिलते गए कि क्या ये वक्त है कि मैं स्पेंडिंग करूं, मतलब आईटी सेक्टर में अलग तरीके का एक डर है कि एआई आ गया, प्लस अभी वैसे भी आगे शायद थोड़ी स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही हैं, जॉब सिक्योरिटी उतनी है नहीं। तो लोगों ने, किसी ने सवाल पूछा कि क्या मैं नया घर खरीद लूं, क्या मैं होम लोन ले लूं। आज तो मैं ले सकता हूं, लेकिन मेरे मन में डर है कि आगे मेरे साथ कुछ हो ना जाए। और फिर उसमें लोगों ने कई सवाल जवाब किए, मतलब हाउसिंग सेक्टर के साथ साथ और भी सवाल जवाब घुस गए, अदर स्पेंडिंग्स के घुस गए कि अभी थोड़ा होल्ड कर लो, अभी थोड़ा रुक जाओ, बाद में खरीद लेना, बाद में कर लेना। पॉजिटिव भी लोग थे कि पहले भी दिक्कत हुई है, 2009 में प्रॉब्लम हुआ, कोविड का प्रॉब्लम हुआ, बट हम सब फेस कर गए, मैंने तो उसी दौरान खरीदा, उसी दौरान मैंने कार ली, ये किया वो किया। तो ये साइकी कैसे काम करती है, इसका ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आएगा? क्योंकि बैंकिंग की बात कर रहे थे, उनकी लोन बुक तो तभी अच्छी दिखेगी जब लोग स्पेंड करेंगे, मॉनसून को लेके थोड़ी आशंका है, और ये सारा जो सिनेरियो बन गया है, अगर लोगों ने स्पेंडिंग से थोड़े हाथ खींच लिए
तो क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, बिल्कुल विपिन जी, मैं सुनील साहब को सुन रहा था और मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा था कि हालाँकि क्रेडिट डिमांड बहुत अच्छा है आज के दिन में, पर अगर इकोनॉमी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, जिसका लक्षण इनिशियल साइन्स दिख रहा है, क्योंकि ऑयल इतना बढ़ गया है, अब सरकार की तरफ से प्राइस पास ऑन नहीं किया गया पूरा, बट इन्फ्लेशन आएगा और जैसे ही पास ऑन होता जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा। और देखिए दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट्स आप सुन लीजिए, कोई भी ये नहीं कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब छोड़ के कि ऑयल प्राइसेस वो $60-70 पर बैरल ब्रेंट आ जाएगा। और मतलब आप गोल्डन का हिसाब ले लीजिए, जेपी मॉर्गन का हिसाब ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि आप 90 से 100 के रेंज में ज्यादातर व्यू वियर कर रहा है कि अगर युद्ध विराम हो भी जाए तो 90 से $100 के बीच में ऑयल प्राइस रहेगा। अब अगर ये रहता है तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा कंपेयर टू व्हाट वाज देयर लास्ट ईयर। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये सब स्थिति बनने से पहले 28 फरवरी से पहले भी हम लोग डिमांड की बात कर रहे थे। कंजम्पशन डिमांड सही मायने में वापस आया, रूरल डिमांड वापस आया, अर्बन डिमांड वापस आया, नहीं आया, ये सब चर्चा हो रहा था। अब जब एक ये इन्फ्लेशन का माहौल बन गया, दूसरे तरफ मॉनसून का स्थिति को लेके बहुत सारा शंका है, तो मुझे तो लगता है कि डिमांड पे थोड़ा असर आ सकता है और अगर डिमांड पे असर आया, उसका इम्पैक्ट क्रेडिट डिमांड पे भी आएगा और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं रियल एस्टेट की बात करें या कोई भी बड़ा परचेज की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल बड़े लार्ज आइटम्स की बात करें, तो वहां पे एक दबाव देखने को मिल सकता है। डिमांड में थोड़ा बहुत रिडक्शन परमानेंटली पोस्टपोन कर देगा, पर बिल्कुल ये बात सही है कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि मैंने कोविड के टाइम लिया था, मैंने 2009 में लिया था। हाँ, बिल्कुल सही है। जिसने 2000 में लिया उसने बहुत अच्छा उसको फायदा हुआ। जिसने कोविड के टाइम लिया उसको भी लॉटरी जैसा लगा, शेयर लिया या घर लिया या कुछ भी लिया। तो कोई भी क्राइसिस के टाइम अगर कोई मन बना के कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाए, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि उसका नतीजा बाद में अच्छा होता है। पर वो करने की हिम्मत होनी चाहिए और वो करने के लिए आपके पास क्या एक एक तरह का सपोर्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है और हम ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो जैसे कोविड के टाइम इनिशियली डिमांड कम हो गया था, या तो 2009 में जैसे डिमांड कम हो गया था, अगर ये क्राइसिस वेस्ट एशिया वाला क्राइसिस थोड़ा देर और चलता है, ऑयल प्राइस बाकी $100 के आसपास घूमता रहता है, मॉनसून एक्चुअली खराब होता है, तो ये सब जरूर डिमांड पे प्रेशर लाएगा और डिमांड का प्रेशर क्रेडिट के भी क्रेडिट डिमांड में भी वो प्रेशर देखने को मिलेगा। और देखिए क्रेडिट डिमांड में जब प्रेशर आता है तो एक साइड में क्रेडिट का प्रेशर आता है, दूसरे साइड में रिकवरी कलेक्शन उसमें भी दबाव देखने को मिलता है, जिसका नतीजा एसेट क्वालिटी में रिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो थोड़ा अनसर्टेन फॉगी सिनेरियो है आज के दिन में। इसका मुख्य कारण है वेस्ट एशिया का वार। दूसरा छोटा कारण अभी भी लग रहा है कि एल नीनो का इंपैक्ट जो कि मॉनसून पे टिक सकता है। पर इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे लीवर्स हैं जो कि स्ट्रांग है, जो कि हम लोगों को आगे ले जाएगा। इसके आगे भी हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। पर जैसे सुनील साहब ने पहले एक बात कहा, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगता है सतर्क रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा घर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इंडियन इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म। राइट, लॉन्ग टर्म अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म में इश्यूज हैं। संजय सर तो आईटी का जिक्र ही कर रहा था, एक आईटी वाला सवाल भी मन में था कि सेक्टर अभी दबाव में, लेकिन जो घरेलू थीम वाले सेक्टर्स हैं वो मार्केट में कह सकते हैं थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या अगले हफ्ते या आने वाले कुछ हफ्तों में कोई सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिखाई देगा? विपिन जी, कुछ तो सेक्टर रोटेशन ऑलरेडी बाजार में दिख रहा है। जैसे कि आपने सवाल किया था कि क्या बाजार बॉटम आउट कर गया है और हमें खरीदना चाहिए कि नहीं। देखिए, बाजार का बॉटम और सेक्टर का बॉटम जरूरी नहीं है कि एक साथ हो।
सारे सेक्टर्स एक साथ बॉटम नहीं करते, सारे सेक्टर्स एक साथ टॉप भी नहीं करते। अब भले ही हम आज 23,500 23,600 पॉइंट के आसपास जो भी खड़े हों, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनी के स्टॉक्स देखेंगे, तो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में उनके प्राइस तो डबल हो गए। तो एक सेगमेंट बाजार का है जो कि अभी भी चल रहा है और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई, और उसका मैं समझता हूँ फंडामेंटल कारण भी है, क्योंकि अगर आप चौथी तिमाही के रिजल्ट देखें, तो जिस तरह के रिजल्ट्स इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की कंपनी ने दिया है, उस तरह का रिजल्ट उन्होंने पहले कभी नहीं दिया है। तो आज हम जहां खड़े हैं, मुझे लगता है कि कुछ तो सेक्टर रोटेशन साफ दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 सेक्टर जो मैंने नाम लिए, उसमें तो पैसा जाते हुए दिख रहा है। दूसरा, हमारे ख्याल से फार्मा के प्रति लोगों का आउटलुक बहुत तेजी से बदला, और कई ऐसे फार्मा के स्टॉक्स हैं जिनमें गतिविधि आई है। फार्मा इंडेक्स में भी एक्शन आया है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स, ये एक अपॉर्चुनिटी सेट है। डिफेंसिव के रूप में अगर आप देखें, तो फार्मा एक डिफेंसिव अपॉर्चुनिटी है जहां पैसा जा रहा है। उसी संदर्भ में, चूंकि ये चर्चा का विषय भी है, आईटी के बारे में आपने जो सवाल उठाया, मेरे ख्याल से अब आईटी का नजरिया भी धीरे धीरे बदल रहा है। मैं आपको एक प्रैक्टिशनर के रूप में बता सकता हूं कि अगर हम समझ रहे हैं कि एआई का आगमन ट्रेडिशनल आईटी को बिल्कुल वाइप आउट कर देगा, तो ये नजरिया गलत है। क्योंकि देखिए, जो एआई है ना, वो भी बिना कॉस्ट के नहीं आ रहा है। एआई में आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपको टोकन खरीदने पड़ते हैं। खास करके एंटरप्राइज जब एआई यूज करती हैं, तो उनको टोकन खरीदना पड़ता है, और वो टोकन बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। अगर आपने हाल में न्यूज आइटम देखा होगा, सेल्स फोर्स ने कैलेंडर ईयर 26 के पहले 4 महीने में पूरे पिछले साल का टोकन जितना खर्च किया था, उतना उन्होंने यूज कर लिया। तो आप जब आज एआई यूज करना चाहते हैं अपने एंटरप्राइज के प्रोसेसेस में, तो आपके पास चुनाव रहेगा कि क्या आप सारे प्रोसेसेस को एआई के द्वारा निर्धारित करेंगे, या कुछ ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर के प्रोसेसेस हैं उनको भी साथ ही साथ चालू रखेंगे। तो देखिए, एंटरप्राइज हमेशा कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करेगा। मेरे ख्याल से अब ये रियलाइजेशन लोगों को धीरे धीरे आ रहा है कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, उसकी भी रेलेवेंस रहेगी, एआई का भी रेलेवेंस रहेगा। दूसरी बात, एंटरप्राइजेस एआई को बिना गार्ड रेल्स के इंप्लीमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए कंप्लायंस का रिस्क, डिसरप्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उनको ये गार्ड रेल्स बना के कौन देगा? सॉफ्टवेयर की कंपनीज ही देंगी। तो ये एक दूसरा नजरिया है जहां पर कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी का रेलेवेंस बन जाता है। और कोई भी सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक हो, अगर आपने उसको इतना ज्यादा पीट दिया कि उसकी वैल्यूएशन अब इस लेवल पे चली आई है जहां पर यू कैन से कि वो अब खरीदने लायक हो गया है, तो बाजार का एक पैसा जो है वो उस तरफ भी मूव करता है। अगर आप देखें, तो जिस तरह की वैल्यूएशन पर आईटी के स्टॉक्स चले गए थे, वो कोविड के समय के वैल्यूएशन के लेवल्स पे चले गए थे। तो एक पैसा उधर भी गया। तो जो सेक्टर रोटेशन है, उसका मेरे ख्याल से 3 बकेट्स है। एक अपॉर्चुनिटी का बकेट है जिसमें इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स है। एक डिफेंसिव का बकेट है जहां फार्मा है, और एक कॉन्ट्रेरियन बकेट है जहां पर आप आज रिस्क लेके पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कल आपको उसका मैनिफोल्ड रिटर्न मिल सकता है। वो कॉन्ट्रेरियन बकेट जो है, उसमें आईटी है। तो बाजार में पैसा घूम रहा है विपिन जी, बाजार स्थिर नहीं है। राइट। सही कह रहे हैं आपका कि बाजार स्थिर नहीं है और वो सेक्टर रोटेशन ऑलरेडी इन हैपनिंग है। बस आपको उसको समझना और देखना आना चाहिए, और वो उसकी एक दृष्टि आपने दर्शकों को दी। गौरांग सर, एक सवाल था मन में, वो मिड कैप को लेकर था। जो भी बाजार की स्थिति है उसमें, लेकिन उसने अपनी एक ऊंचाई बनाई है, बरकरार भी रखी है। तो क्या जो भी वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े फिर चिंता को बढ़ाएंगे, या अर्निंग ग्रोथ उसे जस्टिफाई कर रही है अभी भी? ये आपको क्षेत्र के आधार पर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिड कैप में आपने किसी आपकी जो उंगली है आपने किसी भी मिड कैप शेयर पर रख दी।
और आप ये अनुमान लगाएं कि आपको एक अच्छा मुनाफा खड़ा हो। ये मेरे ख्याल से ये मेरी विचारधारा है। मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है। तो क्षेत्र के आधार पर अगर आप कुछ चुनिंदा मिड कैप्स में निवेश करते हैं, तो उस परिस्थिति में जो मैंने देखा है कि एक उदाहरण देता हूं मैं अभी आपको। अभी आईटी क्षेत्र की बात कर रहे थे संजय जी। तो आईटी क्षेत्र में कई बार ऐसा हुआ है विपिन जी के मझौली आईटी कंपनियों ने दिग्गज आईटी से बेहतर आंकड़े लेके आए हैं, और निवेशकों ने अगर दिग्गज आईटी को छोड़ करके मझौली आईटी कंपनी में पसंद की है निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए, तो उसके ऊपर उनको जो मुनाफा भी है वो बड़ी दिग्गज कंपनियों से ज्यादा मिला है। अ, अब की बार भी अगर आप देखिए पिछले 2-3 हफ्तों में, तो कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जहां पर खबरों को लेकर के या फिर जो मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी है उसको लेकर के बाजार में काफी बड़ा उत्साह था। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक जा रहा हूं विपिन जी, तो एक डिस्क्लोजर मेरे लिए देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में मैं रखूंगा, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं तो संभव है उनका निवेश हो सकता है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे बता रहा, कोफोर्ज ले लीजिए, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ले लीजिए, कुछ छोटी श्रेणी की आईटी कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर केपीआईटी टेक हो गई, साइंस लिमिटेड हो गया। पिछले 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं एक आईपीओ आया था टाटा समूह की कंपनियों से, टाटा टेक्नोलॉजीज का। आईपीओ आया था करीबन 700 के भाव के आसपास, 1400 गया और वहां से लुढ़का तो आईपीओ के भाव के नीचे आकर के खड़ा था। लेकिन वहां पर भी जिस प्रकार के नतीजे आए और मैनेजमेंट ने टिप्पणियां करी है, तो क्षेत्र के आधार पर आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए क्षेत्र के आधार पर, फिर रक्षा क्षेत्र में कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियां, अगेन एक छोटी मझौली कंपनियां, एक उदाहरण दे देता हूं। बाजार की दशा दिशा किसी को नहीं पता, लेकिन एक कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजीज, इस पर भी हमारी खरीदारी की राय है। 127% रिटर्न इसने दिया है। 3000 वाला स्टॉक 1500 वाला, आप देखिए आज के तारीख में कहां पर जाकर के खड़ा है। तो आप क्षेत्र के आधार पर अगर आप पसंदगी रखेंगे ना विपिन जी, तो आपको ज्यादा बेहतर परिस्थिति होगी और आपका निवेश भी सक्षम और मजबूत क्षेत्र में और कंपनियों में होगा। और आप जाहिर है अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपको उसके ऊपर मुनाफा भी बेहतर मिल सकता है। राइट, तो गौरांग साहब का ये कहना है कि बात सिर्फ मिड कैप की नहीं है। मिड कैप का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन आप किस सेक्टर को चुन रहे हैं, किस कंपनी को चुन रहे हैं। और कुछ उन्होंने उदाहरण भी पेश किए कि अगर आप सही जगह हाथ रखें, सही जगह सही चीज़ों को पिक करें, तो फिर वहाँ पर भी चीज़ें बन सकते हो। और सही बात है कि मार्केट में अगर लार्ज कैप के साथ मिड और स्मॉल कैप या अन्य प्रकार के जो विभाजन हैं, तो वो विभाजन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच के बने होंगे, वरना पूरा मार्केट ही एक ही तरीके का होता। लेकिन ये है कि उस सब में कुछ अच्छा कुछ बुरा जरूर उपस्थित होता है। और यही हमारी कोशिश होती है कि बाजार के जो तमाम ऑथेंटिक विद्वान है, ऑथेंटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेबी भी लगातार कहती है और हम भी लगातार कहते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर इतनी भ्रामक चीज़ें, इतना लालच, इतना भय और इतनी मिसलीडिंग चीज़ें आ जाती हैं और कि आपको नुकसान हो जाए, वो अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए हमारे साथ जो भी विद्वान जुड़ते हैं, जो भी मार्केट एक्सपर्ट जुड़ते हैं, वो यहाँ आकर ऑथेंटिक बातें करते हैं और बरसों से कर रहे हैं और उनका भरोसा बरकरार है। और इसीलिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। इसलिए इनकी बातें सुनना अच्छा भी लगता है और इनफैक्ट हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। तभी तो आप हमें देखते हैं। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद आप अपने सभी एक्सपर्ट से अगला हफ्ता क्या करना है और उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म व्यू कि भाई अगला हफ्ता तो अगले लॉन्ग टर्म का एक हफ्ता ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि ज़्यादातर बातें हम उसी हिसाब से आपको बताते हैं, क्या करना है, कैसी चीज़ें पर्सपेक्टिव में दिख रही हैं, आपकी रणनीति क्या होगी, स्टॉक सेक्टर ये सब आप किस तरीके से देखेंगे, ताकि बाजार में आपके निर्णय बेहतर हों, अच्छे हों और फायदे वाले हों। एक छोटा ब्रेक के बाद ये सलाह आपकी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और आवाज़ अड्डा का भी फ्राइडे स्पेशल मार्केट अड्डा। और यहाँ पर हमने कहा कि बाजार का हौसला जो है वो बरकरार है, क्योंकि ये जो हफ्ता गया बाजार के लिए हौसले वाला हफ्ता रहा। तमाम पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों के बीच में बाजार ने अपना रास्ता देखा और ख़ुद को
एक मजबूती दिखाने का मौका दिया और सभी लोगों को भी एक उम्मीद जगाई कि भाई बाजार में टिकने का दम है और थोड़ा भी कुछ अगर उसे पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो वापस वो अपने फंडामेंटल्स की मजबूती दिखाते हुए खुद को खड़ा रख सकता है। तमाम सेंसेक्स निफ्टी हमने कहा कि करीब 1/4% से ज़्यादा चढ़ गए या उसके आसपास चढ़े। मिड कैप तो काफ़ी ऊपर गया। बैंकिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया और एक पॉजिटिव नोट के साथ यह हफ्ता खत्म हुआ है। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगला हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि जिस अनसर्टेनिटी से हम गुजर रहे हैं उसमें वक्त को बदलते देर नहीं लगती। लेकिन वक्त बदल सकता है, फंडामेंटल इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं बदलते। तो बाजार के फंडामेंटल, बदलता वक्त, अगला हफ्ता और आने वाला कुछ और समय, इन सारी चीज़ों को लेकर अब अपने मेहमानों से जानने की कोशिश होगी कि यहाँ से इस धरातल से अपनी रणनीति को हम कैसे बनाएं। तो एक एक करके मैं आप सभी लोगों से आपके सुझाव चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक या हमारे निवेशक हमें देख रहे हैं, यहाँ से वो अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखें। एक हफ्ते के लिए भी अगर देखें तो कैसे देखें और मिड टू लॉन्ग टर्म भी अगर देखें तो कैसे देखें। सुनील जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। एक एक हिस्सा हमने इस 2026 का कवर कर लिया है और आगे अभी ये और काफ़ी बड़ा हिस्सा बाकी है, तो कहीं मध्य के आसपास हम खड़े हैं। सारी सिचुएशन हमारे सामने है। यहाँ से आगे चलते हुए मार्केट को कैसे समझना है, किस रणनीति के साथ आगे जाना है? हाँ, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, एक पहले इस हफ्ते की बात कही अपने, जो आने वाली हफ्ता है उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देख रहा हूँ मैं, बिकॉज़ मैं नहीं समझता हूँ कि एक हफ्ते में वॉर खत्म हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि एक हफ्ते में एफआईआईज़ अपना रुझान बदलेंगे, ना ही आपको डीआईएस या रिटेल और एचएनआई अपना कोई भी आउटलुक बदलाएँगे। तो मेरे ख्याल में रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, यानी लार्ज कैप का प्लस और माइनस मैक्स 1% और मिड एंड स्मॉल कैप का प्लस और माइनस 2%, उसी रेंज में ट्रेड होगा। सेक्टर रोटेशन जारी रहेगी। जैसे अर्निंग्स तो लार्जर कंपनीज की हो गई है, मगर स्मॉल एंड माइक्रो में अभी भी अर्निंग्स आना बाकी है, तो अर्निंग्स के बेसिस पे थोड़ा सेक्टर रोटेशन और भी होगा। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में इस हफ्ते जो भी आई थिंक संजय जी ने कहा था कि आप डाइवर्सिफाइड और स्टैगर्ड रहिए, वही सलाह दूंगा। कोई बदलाव एक हफ्ते के लिए कुछ चेंज नहीं करना। अगर आप खरीदने वाले व्यक्ति थे तो खरीदते रहिए, और आप दूर रहने वाले व्यक्ति थे तो दूर रहिए, क्योंकि आपकी जो मेंटल आउटलुक वो दिख रही है आपकी एक्शन से। मीडियम टर्म में तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव है, मगर सिचुएशन वर्स होने के बाद पॉजिटिव हो सकती है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर ये वॉर और एक महीना चला, तो गीता गोपीनाथ जी जो पहले आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी और अभी हार्वर्ड में प्रोफेसर है, उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था और उनका मानना है कि एक महीना और ये वॉर चला तो तेल 140 जा सकता है। ऐसी भयंकर स्थिति हो गई तो ऑब्वियसली मार्केट में उसका रिएक्शन तो दिखेगा। तो एक चीज है कि यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब वर्स्ट क्या है? वर्स्ट है कि तेल का दाम बहुत बढ़ता है, यानी वॉर जारी रहती है। और जब जुलाई फर्स्ट वीक में आपको नेक्स्ट जो एक ट्रिगर पॉइंट है, एक है जून में आरबीआई पॉलिसी। जो आरबीआई में अगर उन्होंने होल्ड सिचुएशन न्यूट्रल रखा और रखा तो मार्केट उसे खुशी से ले लेगी। उन्होंने हॉकी स्टांट टिल्ट कर दिया, थोड़ा नेगेटिव होता है मार्केट में शॉर्ट टर्म में। फिर जुलाई में जब अर्निंग रिजल्ट्स आएंगी, सबको पता है कि Q1 की रिजल्ट अच्छी नहीं होगी, बिकॉज पूरे 2-3 महीने का रॉ मटेरियल इनपुट का कॉस्ट का इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर दिखेगा। मगर बाय देन वॉर खत्म हो गया तो मार्केट इस बीते हुए क्वार्टर, जब Q1 बीते हुआ क्वार्टर होगा ना, उसको भूल जाकर आगे की सोचकर और आगे बढ़ जाएगी। तो वॉर एक क्रिटिकल फैक्टर है यहाँ पर। और वॉर अगर खत्म नहीं होता है तो Q1 अर्निंग्स के कारण थोड़ी दबाव आ सकती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एफआईआई सेलिंग प्रेशर। पर डोमेस्टिक मेरे ख्याल में इतनी जल्दी अपना आउटलुक को एक बैरिश टेंडेंसी में बदलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है या नहीं, रिटेल एचएनआई को लग रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। परसेप्शन मैटर्स मोर देन रियलिटी। तो क्योंकि उन्होंने मार्च का करेक्शन देख लिया, उसके बाद उनको लगा कि मेरी पोर्टफोलियो का तो बहुत करेक्शन हो गया, अभी मैं एवरेज करूं, तो वो सिलसिला जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस का शेकिंग मैं नहीं देख रहा हूं कि उतने रिटेल इन्वेस्टमेंट में आएगा, और एसआईपी को बंद करके निकालना भी मुश्किल है। तो मीडियम टर्म में आउटलुक में मैं समझूंगा कि ऐसी स्थितियां बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो स्टैगर्ड, कीप अक्यूमुलेटिंग, स्टे डाइवर्सिफाइड। सेक्टर कॉल मत लीजिए, क्योंकि अगर वॉर के बिगिनिंग में सोचते कि बैंकिंग बहुत प्रोटेक्टेड होगा, बैंकिंग सबसे ज्यादा गिरा है वॉर के शुरुआत के बाद। तो ऐसा कोई प्रोटेक्टेड सेक्टर्स नहीं है, तो डाइवर्सिफाइड रखिए। आईटी के बारे में एआई के कारण नेगेटिव सोचेंगे, मगर वैल्यूएशन का करेक्शन 23% गिर चुका है वाईटीडी। तो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की प्ले में वैल्यू का भी एक सिलसिला होता है। तो मेरे ख्याल में
मीडियम टर्म में आउटलुक अच्छी है बिकॉज वॉर एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। वॉर का कंप्लीट अनरेवलिंग, जैसे संजय जी और सिन्हा जी जिन्होंने बताया था, इट विल टेक सम टाइम, Right. बट एज लॉन्ग आउटलुक है कि वॉर खत्म होगी और अच्छे दिन आ रहे हैं मार्केट के लिए, वो काफी है बढ़ने के लिए। तो मैं वही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर रेंज बाउंड ही रहेगी ज्यादा, अनलेस तेल 140 तक जाता है जैसे गीता जी ने वार्निंग दिया है। बस वही एक चीज मन में रखना है, इसलिए स्टैगर्ड एक्यूमुलेटेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रहना, यही मेरी सलाह है। ईश्वर करे कि गीता जी के वार्निंग जो है वो सच ना हो, क्योंकि 140 का क्रूड तो बहुत तरह की दिक्कतें पैदा कर देगा। होपफुली वॉर जल्दी खत्म हो। सुदीप सर की मान लीजिए, अब एक हाइपोथेसिस ही लेकर चलते हैं, लग भी रहा है कि शायद अब वॉर अपने एंड की तरफ है, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ी फिर कोई चीज ना हो जाए, लेकिन जितना होना तो हो गया, अब धीरे धीरे वो एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसा आपने भी जिक्र किया, सबने भी जिक्र किया कि वॉर का खत्म होना अपने आप में एक अलग बात होगी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी हमें लंबे वक्त तक झेलना होगा। लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि ये जैसा आईपीएल में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है ना, कि आपने थोड़ी देर के लिए गेम रोका और वहां से फिर नया गेम शुरू किया, तो बहुत सारे रिजल्ट बदलते हुए हम देखते हैं। तो ये अगर वॉर का एक आ गया कि चलिए एंड हो भी गया, लेकिन वहां से फिर जो नई परिस्थितियां हैं, रिकवरी का दौर और सब कुछ, उसमें किसी को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द मोमेंट लेट्स से, जैसे आप कह रहे हैं हाइपोथेटिकली हम लोग एज्यूम करते हैं कि वार खत्म हो गया, अगले हफ्ते कुछ अच्छा अनाउंसमेंट आ गया, तो ऑब्वियसली दुनिया भर के मार्केट और साथ में इंडिया का मार्केट में भी एक बहुत बड़ा छलांग ऊपर की तरफ लगाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शॉर्ट मार्केट है, सारा शॉर्ट कवर होगा, बहुत सारा खरीदारी होगा, एक एक्सूबरेंस मार्केट में देखा जाएगा। पर इसके आगे रियलिटी को संभालना पड़ेगा। रियलिटी क्या है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, ऑयल का सप्लाई रेगुलराइज होके नॉर्मल होने में 6 महीने से 1 साल लगेगा। ये मतलब मैं 3-5 साल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, पर मिनिमम 6 महीना लगेगा और मुझे लगता है मैक्सिमम 1 साल के तक नॉर्मल होगा। तो एक ये फैक्टर मार्केट रियलाइज करे। दूसरा फैक्टर हम लोगों को रियलाइज करना होगा, जिसका डिस्कशन इतना नहीं हो रहा है, कि एफआईआईज अक्टूबर 2024 से इंडिया में बिकवाली कर रहे हैं और उसके रीजंस बहुत सारे हैं। अब वो दूसरे चर्चे में हम लोग बात कर चुके भी हैं और आगे भी करेंगे जरूर। और इसका वार के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वार के बहुत पहले से बेच रहे हैं और मुझे तो लगता है वार के बाद भी बेचेंगे, क्योंकि उनका बिकवाली के रीजंस कंप्लीटली डिफरेंट है। तीसरी बात है, मॉनसून का जिक्र हमने किया, जो कि इंडियन इकोनॉमी पे दबाव डालता है, वो हम लोगों को झेलना पड़ेगा। उसका डिस्कशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कितना मॉनसून होगा, वो सब पे ध्यान रहे। तो मुझे लगता है कि एक बार अच्छा खासा यूफोरिया वार एंड होने का दिखेगा, उसके बाद रियलिटी विल स्ट्राइक और हम लोग ये सब वापस डिस्कस करेंगे। और मार्केट के लिए एक रेंज के बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। इमीडिएटली हम लोग नहीं देख रहे हैं। वार खत्म होगा, एक्साइटमेंट आएगा, मार्केट 24,000 और 24,000 प्लस जाएगा एक बार, और उसके बाद वंस अगेन रियलिटी विल स्ट्राइक एंड मार्केट विल कम बैक इन ए रेंज। हम लोग वही एफआईआई क्यों बेच रहा है, तेल के प्राइसेस कब कम होंगे, डॉलर रुपी अच्छा कब होगा, और मॉनसून का नेगेटिव इंपैक्ट कहां तक हम लोगों को खींचेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अभी उसका क्या होगा, ये सब डिस्कशन पे आ जाएंगे, क्योंकि ये रियलिटी है और ये रियलिटी वार के बाहर है। इसमें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सही है। ये भी एक कि एक बार वॉर खत्म हुआ, एक यूफोरिया आएगा, एक लेवल अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी, तो सर संजय जी, जब चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी, मतलब कि जब एक्सटर्नल फैक्टर या कैटलिस्ट काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या हम वापस से बाजार को वही जो हमारी फंडामेंटल दृष्टि है उसी हिसाब से देखना शुरू करेंगे? क्योंकि अभी तो जो वॉर लाइक सिचुएशन या कोविड लाइक सिचुएशन, वहां तो सारे फंडामेंटल फेल हो जाते हैं, अच्छी साइड भी बुरी साइड भी, अच्छी चीज भी लपेटे में आ जाती है, बुरी चीज को भी मौका मिल जाता है। लेकिन जब ये सब थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, प्लस कंसिडरिंग द फैक्टर कि रिकवरी का भी एक टाइम लगेगा और बाकी फंडामेंटल नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे, तब आप कैसे चीजों को रीड करेंगे? तब आप क्या समझ के, क्या फिर आप क्वार्टरली अर्निंग्स पे ही ध्यान देंगे, कंपनी के फंडामेंटल पढ़ेंगे, या किस हिसाब से अपना डिसीजन मार्केट में लेंगे? तो विपिन जी, मैं तो बाजार का एक छोटा हिस्सा हूं।
मुझे बाजार के ब्रॉडर जजमेंट के सामने झुकना पड़ेगा। तो मेरी ओपिनियन क्या है वो एक माने रखती है, और बाजार किस तरह से बिहेव करता है वो दूसरा माने है। अगर आप देखें तो जो दो सिंबल बाजार को चरितार्थ करते हैं वो है बुल और बेयर, और जैसा आप सब जानते हैं कि ये दोनों एनिमल्स बहुत वेल बिहेव नहीं है। तो बाजार जब बेरिश होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बुलिश होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनका जो बाजार का बिहेवियर है वो बहुत रैशनल नहीं होता। लेकिन हम निवेशक हैं, हमारा बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा सुनील जी ने कहा, सुदीप जी ने कहा, ये बिल्कुल उनके ओपिनियन से मैं सहमत हूँ। मैं अगर निवेशक हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे 3 प्रिंसिपल्स होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के। पहला प्रिंसिपल जो है वो ये कि मुझे सारे एग्स एक ही बास्केट पे नहीं डालने चाहिए। पिछले कुछ महीनों का अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो बाजार में जब गिरावट आई तो सिक्लिकल्स में गिरावट ज्यादा हुई, डिफेंसिव स्टॉक्स में गिरावट कम हुई। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कि आपको जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें डिफेंसिव स्टॉक्स और सिक्लिकल स्टॉक्स दोनों का एक सम्मिश्रण होना चाहिए, और टैक्टिकली डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन ये प्रोपोर्शन आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा, बाजार हमेशा एक ही गति से बढ़ता नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। तो दूसरा प्रिंसिपल जो मुझे फॉलो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मुझे स्टैगर करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास 100 रुपए की पूंजी है तो मैं आज जाकर पूरा 100 रुपया आज ही के बाजार में लगा दूं। मुझे अपने सेक्टर्स का, स्टॉक्स का चुनाव सही तरह से करना चाहिए, और फिर उसमें जो निवेश है उसको स्टैगर रूप में यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में मुझे करना चाहिए। ये सेकंड प्रिंसिपल होना चाहिए। और जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये कि अगर हम शॉर्ट टर्म पर नजर रखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। इसी के लिए बेहतर यह है कि आप नजरिया थोड़ा लंबा बनाएं और उसको नजर में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आज का अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आज शायद कोई भी सिक्लिकल स्टॉक्स में पैसा डालने से घबराएगा, क्योंकि उन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा सुदीप जी कह रहे थे कि अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो फिर तो आपको सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो तीसरा जो ये है वो ये कि आपको थोड़े लंबे अवधि का अपॉर्चुनिटी देख के निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके तीन पास समय है तो मैं 4 बास्केट बता सकता हूँ, 5 अब बास्केट। चूंकि सर समय बिल्कुल ही मेरा पास समाप्त हो गया, लेकिन अभी गौरांग सर का जो टेक है वो बाकी है। तो गौरांग सर, आपका क्या राय रहेगी? फिर समय बचा तो जरूर मैं आपसे लेता हूं। देखिए, बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बाजार में निवेश करने से किसी भी प्रकार की गारंटी आपको नहीं मिलती, ना तो आपके पूंजी पर और ना ही वो पूंजी के ऊपर जो मुनाफा मिलता है उसके ऊपर। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो हम दोनों हाथों से आपका स्वागत करेंगे, और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके नम्र विनंती करूंगा कि आप शेयर बाजार से दूर रहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित जो महानुभाव बैठे हैं वो मेरे से सहमत होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बता देगा ये स्तर एकदम निचला है और यहाँ से आप खरीदारी शुरू कर दीजिए, या फिर ये स्तर ऊपर का बन गया है तो आप यहाँ से बिकवाली शुरू कर दीजिए। तो वो जो टॉप और बॉटम पकड़ने की बात है ना विपिन जी, इसमें आप समय व्यर्थ करते हैं। और जैसे अभी काफी सारे महानुभाव बता रहे थे, और मेरे भी व्यक्तिगत राय यही है कि आपको अपना निवेश अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग एसेट क्लासेस में अपनी उम्र के हिसाब से, जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से और अनुमानित जो मुनाफा कमाना है उसके हिसाब से फैला करके रखनी चाहिए। पूरा पैसा एक समय पर लगा देंगे और ये सोचेंगे कि कल मेरे हाथ में बाजार नहीं आएगा, तो ये मेरे ख्याल से नासमझी वाली बात होगी। किश्तों में पैसे लगाए धीरे धीरे करके और फिर गिरावट पर जुड़ते जाए क्षेत्र के आधार पर। ये सब परिस्थिति में, और अगले हफ्ते की आप बात कर रहे थे तो विपिन जी, अगला हफ्ता छोटा है, गुरुवार को मेरे ख्याल से छुट्टी है,
तो अगला हफ्ता काफी उठापटक वाला भी हो सकता है और एफएनओ की एक्सपायरी भी होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है तो बुधवार को मेरे ख्याल से महीने की एफएनओ की, तो उथल पाथल जो है वो बाजार में अगले हफ्ते काफी होने की संभावना मुझे लग रही है। लेकिन अगर ये सब छोड़ करके, जैसे मैं पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जब मैं जुड़ा, मैंने कहा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है और शेयर बाजार में सकारात्मक नजरिया, क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, सीमेंट क्षेत्र है, शेयर बाजार से जुड़ी हुई यानी कि भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग सेक्टर है, अगर थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है, ऑटो है, एफएमसीजी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मेरे ख्याल से सुनील जी बता रहे थे कि अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं उस बात से। जी। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज और बहुत सारे विकल्प आपको दिग्गजों के साथ साथ मझौले क्षेत्र में भी मिल जाएंगे यहाँ पर। राइट, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये युद्ध वाला मामला अगर साफ होता हुआ नजर आ जाए, जिसकी उम्मीद अब लग रही है, तो वो जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है वो बहुत करीब है। वो मौका देगा आपको 2 मिनट रुक के सुस्ताने का, सोचने का, नए तरीके से स्ट्रेटेजाइज करने का और फिर बाजार में एक नई चाल की शुरुआत करने का। तब वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जो आज हमारे चारों एक्सपर्ट्स ने, विद्वानों ने आपको बताई है। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम जरूर सुनिए, बार बार सुनिए। ओवर द वीकेंड आप इसे कई बार टीवी पे तो देख ही पाएंगे, लेकिन वहां मिस होता है तो आप हमारे यूट्यूब हैंडल पे पूरा एपिसोड पाएंगे। इनफैक्ट इसके छोटे शॉर्ट चंक्स भी पाएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने किसी ऐसे साथी को जो कि बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें जरूर भेजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल बातें हैं और गहराई वाली बातें। ये ऐसा नहीं है कि ये खरीदो कल इतना हो जाएगा, वो खरीदो कल इतना नहीं, ये ज्ञान की बातें हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो यकीन मानिए बाजार में आप कभी गलती नहीं करेंगे और ये बाजार में रहने का सबसे बड़ा गुण या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का वक्त निकाल के हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार।